बच्चों गुड मॉर्निंग। पिछले कालखंडों तक आपने पढ़ा कि परिमेय व्यंजक क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं, परिमेय व्यंजकों का योग, परिमेय व्यंजकों का अंतर, परिमेय व्यंजकों का गुणन, परिमेय व्यंजकों का भाजन इत्यादि के बारे में पढ़ा। इसके बाद इससे संबंधित परिमेय व्यंजकों को पुनः से व्यवस्थित करना चक्रीय क्रम के अंतर्गत आता है। अब हम चक्रीय क्रम किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। जब किसी बहुपद में जो बीजीय पद होते हैं, बहुपद में बीजीय पद हमारे अधिकतर ए बी सी या एक्स वाई जेड माने जाते हैं, तो ए बी सी के पदों को परिवर्तित करने पर यदि उस बहुपद के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम उसे चक्रीय क्रम कहते हैं। कहने का ऐसा है, उदाहरण जैसे हम लिखे ए स्क्वायर बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी। यहाँ पर आप देखते हो कि पहला ए स्क्वायर है, फिर बी माइनस सी है, फिर क्रम में ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद सी। तो ए के जगह में क्या आ गया, बी आ गया, बी के जगह में क्या आ गया, सी आ गया, और इस सी के जगह में क्या आ गया, ए आ गया। पुनः बी के बाद क्या आता है, सी, तो बी के बाद सी आ गया, सी के बाद ए आ गया, और ए के बाद बी आ गया। तो एक निश्चित क्रम में है, व्यंजकों का मान परिवर्तित न हो, ए के जगह बी, बी के जगह सी, सी के जगह ए रखने पर व्यंजकों के मानों में परिवर्तन न हो तो वह क्रम चक्रीय क्रम कहलाता है। अब दूसरा उदाहरण अपन इस तरीके से भी ले सकते हैं, ए बी सी प्लस ए प्लस बी सी ए प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस सी। यहाँ पर देखिए ए बी सी प्लस ए के जगह में बी आ गया, बी के जगह में सी आ गया, फिर सी के जगह में ए के जगह में बी, यहाँ से बी के जगह में सी के पश्चात ए के बाद बी और बी के बाद सी। एक निश्चित क्रम दिखाई दे रहा है, मानों में बिना कोई परिवर्तन हुए हम यदि इसको इस तरीके से लिखें तो ये हमारा चक्रीय क्रम कहलाता है। अब इन चक्रीय क्रमों को गुणनखंडों के रूप में लिखना चक्रीय गुणनखंड कहलाता है। गुणनखंड का मतलब गुणा के रूप में छोटी छोटी भागों में लिखना चक्रीय गुणनखंड कहलाएगा। जैसे चक्रीय गुणनखंड का उदाहरण हम बताते हैं कि चक्रीय गुणनखंड हम किस तरीके से बोलेंगे। जैसे ए ऋण बी, बी ऋण सी, सी ऋण ए। यहाँ पर देखिए ये प्रश्नों का हल नहीं है, हम चक्रीय गुणनखंड किसे कहते हैं, कैसे लिखते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। जब प्रश्न को हल करेंगे तो जो चक्रीय क्रम में जो बीजीय व्यंजक दिए हुए होंगे उसको हमको चक्रीय गुणनखंड में परिवर्तित करना है। इस रूप को इस गुणनखंड के रूप में लाता है। गुणनखंड मीन्स गुणा के रूप में छोटे छोटे भागों में बांटना। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम अंकों का लेते हैं, हम यहाँ पर 45 लिख दिए तो 3 गुणित 3 गुणित 5। यहाँ पर देखिए 3 तिया 9 तिया 45, 9 पंचे 45। यहाँ पर ये 3 अलग अलग इसके पार्ट हैं, गुणा के रूप में 3 अलग अलग पार्ट हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हम ये बोलते हैं कि 45 का गुणनखंड 3 गुणित 3 गुणित
5 होगा। ठीक उसी तरीके से बीजीय व्यंजकों में यह भी एक गुणा के रूप में अलग अलग भाग है, ए ऋण बी, बी ऋण सी और सी ऋण ए। चूंकि इनका क्रम साइक्लिक ऑर्डर में है, चक्रीय क्रम में है, इस कारण इस गुणनखंड को हम चक्रीय क्रम के गुणनखंड कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि हम चक्रीय क्रम के गुणनखंड को आखिर ज्ञात कैसे करते हैं। चक्रीय क्रम गुणनखंड ज्ञात करने की विधियां। चक्रीय क्रम गुणनखंड ज्ञात करने के नियम। अब इसको हम किस नियम के तहत ज्ञात कर सकते हैं। आपको ये पता चल गया है कि चक्रीय क्रम किसे कहते हैं। क्रम और गुणनखंड में जो थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है वो ये है कि चक्रीय क्रम में बीचों में चिन्ह लगे होते हैं, धन के चिन्ह या ऋण के चिन्ह, जबकि गुणनखंड में 2 के बीच में गुणा का चिन्ह होता है या वो कोष्टक में होते हैं। तो सबसे पहले चक्रीय क्रम गुणनखंड ज्ञात करने के नियम में सबसे पहला काम होता है हमारा कोष्टक हटाना। जो भी हमारा व्यंजक दिया हुआ होता है उसका हम कोष्टक हटाते हैं। कोष्टक हटाने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण होता है पदों को क्रमशः ए, बी या सी के घटते के घातों के घटते या बढ़ते क्रम में लिखना। जो भी हमारा दिया हुआ होगा उनके पदों को जब हम कोष्टक हटाएंगे तो गुणा करेंगे और एक एक घात के क्रम में पहले अधिक वाला घात, उसके बाद उससे कम वाला घात, उसके बाद वे पद जिसमें ए नहीं हो, इस तरीके से घातों को घटते या बढ़ते क्रम में हम लिखते हैं। दोनों लिख सकते हैं, जिसको कि हम आरोही या अवरोही क्रम भी कहते हैं। तीसरा नंबर आता है 2-2 का समूह बनाना। दो के समूह बनाने के पश्चात चौथा नंबर आता है समूह से उभयनिष्ठ निकालना। 2-2 का समूह बनाने के पश्चात उसमें हम ये देखते हैं कि उन दोनों समूहों में 2-2 के समूहों में से हमारे क्या उभयनिष्ठ हैं। उन उभयनिष्ठ निकालने के पश्चात सभी समूहों से सामान्य गुणनखंड को उभयनिष्ठ निकालना। प्रत्येक समूह में हम ये पाएंगे कि कुछ ऐसा एक पद है जो सभी में है, और जो पद सभी में रहते हैं उसे सामान्य गुणनखंड कहते हैं, और उस सामान्य गुणनखंड को हम फिर से उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। फिर से उभयनिष्ठ निकालने के पश्चात पुनः शेष बचे व्यंजकों
पुनः शेष बचे व्यंजकों का कोष्टक हटाना। फिर से वही प्रक्रिया सबसे पहले हम ए के लिए करते थे, छठवें नंबर के आने के पश्चात ए का जैसे हो जाता है तो वही प्रक्रिया को हम फिर से दोहराते हैं, पुनः हम कोष्टक हटाते हैं। शुरू में यदि हम ए के घटते क्रम में लिखे हैं तो उसके पश्चात बी के घटते क्रम में करते हैं, वही प्रक्रिया को पुनः दोहराते जाते हैं। पुनः शेष बचे व्यंजकों का कोष्टक हटाना। शेष पूरी प्रक्रिया को पुनः बी फिर सी के लिए दोहराना। और जब हम पूरी प्रक्रिया को ए के पश्चात बी के लिए, बी के पश्चात सी के लिए दोहराते हैं तो अंत में हमको अभिष्ट गुणनखंड प्राप्त होता है। अंत में हमारा अभिष्ट गुणनखंड प्राप्त हो जाता है। तो ये जो हमारे 7 पद हैं, 7 स्टेप हैं, इन 7 पदों की सहायता से हम चक्रीय क्रम के गुणनखंड को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। चक्रीय क्रमों में हमारे नियम तो हैं कि इस नियमों की सहायता से हम गुणनखंड आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसके उपरांत भी हमारे कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें यह नियम लागू नहीं होता और उसके बिना नियमों से भी व्यवस्थित करके हम उसको आसानी से उसका गुणनखंड भी ज्ञात कर सकते हैं। हम आते हैं इसके बाद इसके प्रश्नावली में, इसके उदाहरणों में कि इनके प्रश्नों को किस तरीके से हल करते हैं। दोनों तरीके के एक एक उदाहरण देखते हैं। एक वो उदाहरण जो नियमों की सहायता से हल होता है और एक वो उदाहरण जो नियमों की सहायता से हल नहीं होता है। चलिए, प्रश्नावली आपका 1.3 है। प्रश्नावली 1.3 का एक प्रश्न है आपका, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहां पर आप देखो, यह है प्रश्न है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नीचे वाले का हमने नोट कर दिया था। हमारा कोई भी सवाल जब हम प्रश्न हल करते हैं गणित में तो आधा प्रश्न उसी समय हल हो जाता है जब हम सही प्रश्न को उतारें। यदि हम प्रश्न को सही नहीं उतारते हैं तो हमारा वह हल भी पूरा
गलत हो जाता है। अभी आपने देखा कि हम जब प्रश्न को यहाँ पर लिख रहे थे तो वो प्रश्न भी हमसे गलती हो गई थी, और दोबारा जब हमने प्रश्न को देखा तो हमको हमारी गलती का एहसास हो गया और हमने उसको साफ कर दिया या मिटा दिया। कहने का आशय है कि जब भी आप परीक्षा में भी आप प्रश्नों को हल करो तो आप अपने कॉपी में प्रश्न को लिखने से पहले मैंने अच्छे से देख करके लिखो, और दूसरी बार एक बार जरूर मिला लो कि आपने जो लिखा है वह सही है या नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद हम इसका हल करते हैं, और हल करने के लिए सबसे पहले लिख लिया हम a b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यह जो प्रश्न है इसको यदि हम नियमों की सहायता से बनाएंगे तो वह जल्दी से नहीं बनेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ए क्यूब को पहले लिख करके ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दिए, और फिर बी क्यूब को लिख करके बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दिए। सिर्फ व्यवस्थित कर दिए हैं इसको, बी क्यूब ए क्यूब को पहले लिख करके ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी क्यूब को लिख करके फिर बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर हम कोष्टक को भी नहीं खोले हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से भी हमारा ए कॉमन निकल जाएगा, इधर से भी ए कॉमन निकल जाएगा, समूह बन गए। ये दोनों का एक समूह बन गया और दूसरा इन दोनों का एक समूह बन गया। जब हम यहाँ से उभयनिष्ठ निकालते हैं a, तो हमारा बच जाता है ए स्क्वायर, ये a बाहर निकल गया है, ये बचा बी स्क्वायर और इधर बच गया सी स्क्वायर। दूसरे तरीके से पद से हम यहाँ b उभयनिष्ठ निकाल लिए, तो ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर। आप दोनों में देखिए यह क्रमविनिमय नियम का भी पालन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वही पद दोनों भाग में है जो कि सामान्य गुणनखंड है। उस सामान्य गुणनखंड को फिर हम बाहर निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो पहले भाग का ए बच गया और दूसरे भाग का बी बच गया। चूंकि यह हमारा चक्रीय क्रम में लिखा ही हुआ है, ए बी सी, उसके बाद फिर ए बी, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। ये चूंकि ये गुणा के रूप में आ गया है दो भागों में, ये एक भाग, ये कोष्टक, तो बीच में गुणा का चिन्ह और ये दूसरा भाग। तो यहाँ पर हम चक्रीय गुणनखंड ज्ञात करने के जो नियम हैं उन नियमों का उपयोग नहीं किए हैं, बिना नियमों की सहायता से इसको व्यवस्थित करके बनाए। ठीक है, अब हम उन प्रश्नों में आते हैं इसके पश्चात जिसमें नियमों का उपयोग होता है। नियमों के उपयोग करते समय यह जरूरी नहीं है कि पूरे नियम कोई भी प्रश्न में लागू हो, कि ए का भी करें फिर बी का भी करें फिर सी का भी करें। हो सकता है कोई प्रश्न ए के गुणनखंड निकालने के बाद में समाप्त हो जाए, हो सकता है किसी प्रश्न में ए और बी का करना पड़े, हो सकता है किसी प्रश्न में ए बी और सी तीनों को घटते क्रम में, उसके घातों के घटते क्रम में लिखने का हमको उपयोग करना पड़े, लिखना पड़े। तो अब हम वो प्रश्न को लेते हैं जो सबसे बड़ा है और जिसमें तीनों का उपयोग होता है। तो तीनों नियमों का जब हम सभी का ए के घटते क्रम में, फिर बी के घटते क्रम में, फिर सी के घटते क्रम में जब हम सभी का उपयोग करेंगे तो जब उसके द्वारा बोलना चाहिए हम बाकी फिर छोटे छोटे प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। गुणनखंड याद कीजिएगा, एक प्रश्न है ए का घात 3 बी स्क्वायर ऋण सी स्क्वायर प्लस बी का घात 3 सी स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर प्लस सी का घात 3 ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर।
ये एक प्रश्न है। यह प्रश्न हमारा चक्रीय क्रम में दिया हुआ है। अभी आप देखिए, ए के बाद बी के बाद सी, बी स्क्वायर ऋण सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, बीच में धन का चिन्ह लगा हुआ है। अब इस चक्रीय क्रम के जो व्यंजक दिए हुए हैं, इसको हमको किस में परिवर्तित करना है? चक्रीय गुणनखंड में परिवर्तित करना है। इसका हल लिखते हैं हम। सबसे पहले हमने हल लिखने के पश्चात जो प्रश्न था उसी प्रश्न को लिख दिया, और प्रश्न लिखने के बाद जो आपने नियम लिखा है उस नियम में सबसे पहले आपने लिखा है कोष्टक हटाना। पहला नियम वही लिखा है आपने। तो कोष्टक हटाने के लिए हम इनका गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a क्यूब बी स्क्वायर ऋण a क्यूब सी स्क्वायर धन b क्यूब सी स्क्वायर ऋण बी क्यूब ए स्क्वायर धन सी क्यूब ए स्क्वायर ऋण सी क्यूब ए स्क्वायर। बिल्कुल आसानी से आप पूरे प्रश्नों को एक साथ मत देखिए, छोटे छोटे भागों का गुणा करते हुए चलिए, तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। ये ए क्यूब का जब हम बी स्क्वायर से गुणा किए तो ए क्यूब बी स्क्वायर, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इसके सामने धन का चिन्ह है। यह धन का चिन्ह और अंदर का ऋण का चिन्ह दोनों का गुणा हुआ तो धन गुणित ऋण ऋण होता है, ये ऋण आ गया, और ए क्यूब और सी स्क्वायर, ए क्यूब और सी स्क्वायर। जैसा हम पहला का किए हैं ठीक उसी तरीके से बी क्यूब सी स्क्वायर धन और ऋण ऋण बी क्यूब ए स्क्वायर धन सी क्यूब ए स्क्वायर धन और ऋण ऋण सी क्यूब बी स्क्वायर। ये गुणा होने के पश्चात फिर दूसरा नियम आपने लिखा था कि पदों को ए बी या सी के घटते या बढ़ते क्रम में लिखना। दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है। यदि आप घटते क्रम में लिख रहे हैं तो सभी को घटते क्रम में लिखेंगे, यदि बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं तो सभी को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। हम यहाँ घटते क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले ए का क्यूब बी स्क्वायर ऋण ए का क्यूब सी स्क्वायर, ए के क्यूब वाले पद आ गए। उसके बाद वे पद आएंगे जिसमें क्यूब से छोटा ये ए स्क्वायर है, बी क्यूब ए स्क्वायर धन सी क्यूब ए स्क्वायर। अब चारों ए वाले पद आ गए, धन बी क्यूब सी स्क्वायर और सी क्यूब बी स्क्वायर, वे पद जिसमें ए नहीं है। घटते क्रम में लिखने के पश्चात दो दो का हम समूह बनाते हैं, दो दो का समूह बनाते हैं और उसमें से जो उभयनिष्ठ निकलता है उसको निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ भी ए क्यूब है और दूसरे वाले में भी ए क्यूब है, दोनों में ए क्यूब है, तो हम ए क्यूब को बाहर निकाल दिए तो बी स्क्वायर ऋण सी स्क्वायर बच गया। यहाँ देखिए ए स्क्वायर है और दूसरे में भी ए स्क्वायर है, तो इससे ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। ऋण चिन्ह के साथ हम ए स्क्वायर बाहर निकाल दिए तो ये बी क्यूब, चूंकि ऋण चिन्ह बाहर निकला है, जब हम यहाँ ऋण लिखेंगे तब इस ऋण और ऋण का गुणा क्या होगा? धन होगा। इस चीज को हमको देखते हुए चलना है। यदि हम यहाँ पर इनको ध्यान नहीं दिए तो आगे हमारा पूरा क्वेश्चन जो हम बनाए होंगे वो गलत हो जाएगा या आगे वह नहीं बन पाएगा। तो ये ऋण ए स्क्वायर बाहर निकल गया है, ए सी क्यूब। यहाँ पर देखिए सी स्क्वायर और बी क्यूब है, यहाँ पर सी क्यूब और बी स्क्वायर है। जो न्यूनतम पद है वो बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर वाले पद को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। यहाँ से हम बी स्क्वायर और सी स्क्वायर उभयनिष्ठ निकाल लिए तो यहाँ बी बच गया। चूंकि धन और ऋण का गुणा ऋण होता है इसलिए यहाँ पर कोष्टक के अंदर में ऋण चिन्ह लिखेगा और ये हम सी को लिख दिए। सी स्क्वायर का सी से गुणा होगा तो ये सी क्यूब आएगा। ये गुणनखंड होने के बाद में हम क्या देखते हैं कि पहले वाले पद में बी स्क्वायर ऋण सी स्क्वायर है, दूसरे वाले पद में बी क्यूब ऋण सी क्यूब है और तीसरे वाले पद में बी ऋण सी है।
अभी एक समान कोई नहीं है, तीनों अलग अलग है, तो इसको एक समान बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहां पर जो अलग अलग पद आए हुए हैं उसको एक समान पद बना लेते हैं। तो एक समान पद बनाने के लिए ये ए क्यूब बी स्क्वायर ऋण सी स्क्वायर को हम बी ऋण सी और बी धन सी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से बी क्यूब ऋण सी क्यूब है, इसे हम लिख सकते हैं बी ऋण सी बी स्क्वायर धन बी सी धन सी स्क्वायर, और तीसरा में हमको कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात हम क्या देखते हैं, देखिए कि पहले वाले में भी बी ऋण सी मिल गया, दूसरे वाले में भी बी ऋण सी मिल गया और तीसरे वाले में भी बी ऋण सी मिल गया। इन तीनों में से बी ऋण सी जो एक हमारा गुणनखंड होगा उसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के पश्चात जो शेष बचता है पुनः उसको बड़े कोष्ठक और छोटे कोष्ठक की सहायता से लिखते हैं। तो ए क्यूब बी धन सी ऋण ए स्क्वायर बी स्क्वायर धन बी सी धन सी स्क्वायर और बी स्क्वायर ऋण सी स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये ए के घातों के घटते क्रम में लिखने का जो पहला भाग है 1 से लेकर के 8 तक का, वो एक चरण इसका पूरा होता है। अब इसी प्रक्रिया को हम पुनः दोहराते हैं। जब प्रक्रिया को दोहराएंगे तो एक गुणनखंड तो हमारा बी ऋण से मिल गया है, तो इसको हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उस बी ऋण सी को हमने लिख दिया और पुनः कोष्ठक हटाते हैं, तो यह हो जाता है ए क्यूब बी प्लस ए क्यूब सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इन सभी का जो बड़े कोष्ठक के अंदर है उन सभी का हमने गुणा कर दिया। गुणा करने के पश्चात पुनः हम इसको b के घातों के घटते क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले हमने a के घातों के घटते क्रम में लिखा था, यहाँ पर a के घातों के घटते क्रम में लिखा था। अब हम इसको b के घातों के घटते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले वे पद आएंगे जिसमें b के घात ज्यादा हो, 3 घात हो या 2, पहले 3 फिर 2 फिर 1 और फिर वो पद जिसमें b नहीं हो। तो देख लेते हैं हम कि यहाँ पर 3 घात वाले हमको पद नहीं दिखाई दे रहे हैं, b के वर्ग वाले पद हैं। तो हमने पहले लिख दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और उसके बाद लिख दिया बी स्क्वायर। चलिए एक गलती और हमको मिल गया है। हम थोड़ी देर पहले ही बोले थे कि यदि यहाँ पर थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो पूरे सवाल गलत हो जाते हैं। एक चीज देखिए कि उस पद को लिखने से बाद हमने मिला करके नहीं देखा, गुणा करके नहीं देखा कि क्या हमको गुणा करने के पश्चात उसके पूर्व पद प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण जब हमने सवाल को यहाँ पर आगे बढ़ाना शुरू किया तो हमको हमारी गलती का एहसास हो गया। देखिए क्या गलती की है हमने यहाँ पर है ऋण ए स्क्वायर। तो जब ऋण ए स्क्वायर का इस बी स्क्वायर के साथ में, इस धन बी सी के साथ में और धन सी स्क्वायर के साथ में गुणा होगा, तो जो हम गुणा किए हैं वहां पे अंदर में सभी ऋण के चिन्ह आएंगे। धन और ऋण का गुणा ऋण होता है। पहले 2 पद तो ठीक है, ए का क्यूब बी धन ए का क्यूब सी, लेकिन उसके बाद धन और ऋण है, तो यहाँ पर हमारे जो पद है वो ऋण आएंगे। ऋण ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऋण ए स्क्वायर बी सी और ऋण ए स्क्वायर सी स्क्वायर और उसके पश्चात धन बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। फिर जब हम घातों को घटते क्रम में लिखे तो पहले
एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि जब हम यहाँ पर इसका गुणनखंड एक निकालें बी ऋण सी, तो स्वाभाविक है इसके चक्रीय क्रम में गुणनखंड हमको क्या प्राप्त होंगे, सी ऋण ए प्राप्त होंगे या ए ऋण बी प्राप्त होंगे। ये दो गुणनखंड प्राप्त होंगे चक्रीय क्रम में। यहां पर जब हमने लिखा था तो क्या प्राप्त किए, धन का चिन्ह आ गया था। धन के चिन्ह आने से हमको ये लगा कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है और तुरंत हमने अपने गलती को पकड़ करके सुधार लिया। फिर यहां पर ऋण वाले पद आए, यह ऋण सबसे पहले हमने b के पद वाले को लिखे, तो b वाले पद में क्या है, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो यह बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। फिर b वाले पद में धन ए क्यूब बी ऋण ए स्क्वायर बी सी धन ए स्क्वायर सी और ऋण ए स्क्वायर सी स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये मिलाकर के देखने का आशय ये है कि कहीं कोई पद हमसे छूट तो नहीं गया है। उसके पश्चात फिर से दो दो के समूह बनाएंगे और दो दो के समूह बनाने के पश्चात उभयनिष्ठ निकालेंगे। यहाँ भी बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, तो ये बी स्क्वायर बाहर निकल गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। धन दोनों से ए स्क्वायर और दोनों से बी कॉमन निकाले तो यहाँ ए बच गया और इधर सी बच गया। लास्ट वाले में से धन ए और सी, तो यहाँ ए स्क्वायर है तो ए बचा और यहाँ सी स्क्वायर है तो सी बचा। जब हम गुणनखंड निकाले तो फिर गुणनखंड निकालने के पश्चात क्या देखते हैं कि पहले वाले में तो सी स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर है, लेकिन दूसरे वाले में ए ऋण सी और ए ऋण सी है। हम इसमें से ऋण चिन्ह को कॉमन निकाल करके पलट सकते हैं तो हो जाएगा बी ऋण सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर। ऋण चिन्ह हम कॉमन निकाल दिए तो यह हो जाएगा सी ऋण ए और यहां से भी हम ऋण चिन्ह कॉमन निकाल दिए तो यह भी हो जाएगा सी ऋण ए। क्योंकि आप जब गुणा करोगे तो ऋण का गुणा यहां पर ऋण आ जाएगा, ऋण ए सी स्क्वायर, इसका भी हम गुणा कर रहे हैं तो ऋण ए सी स्क्वायर। ऋण और ऋण धन ए स्क्वायर सी धन ए स्क्वायर सी। तो ऋण चिन्ह जब हम कॉमन निकाल दिए तो उसके मानों में बोलना चाहिए कोई अंतर नहीं हुआ। अब यहां भी हमारा सी माइनस ए प्राप्त होगा, यहां भी सी माइनस ए और तीसरे वाले में भी सी माइनस ए है। हम दूसरी बार सी माइनस ए को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहां बच जाएगा बी स्क्वायर सी प्लस ए। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के दो गुणनखंड होंगे, सी माइनस ए और सी प्लस ए। और सी माइनस ए और सी प्लस ए कॉमन निकलने के पश्चात यहां ए स्क्वायर बी और यहां ए सी प्राप्त होता है। इस तरीके से हम देखते हैं, चेक तो कर ही लिए हैं, कहीं पर गलती तो नहीं दिख रहा है। बी माइनस सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ये। चलिए बी माइनस सी माइनस ए, फिर से इसका हम गुणा कर देते हैं बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस यहां पर देखिए फिर एक चीज आया है, हम यहां पर कुछ चिन्हों को भूल गए हैं।
कुछ चिन्हों को भूल गए हैं क्योंकि सभी में यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर AC दिख रहा है। तो कहीं पर हमारे से चिन्हों में गलतियाँ हुई हैं तो उस गलती को हम एक बार चेक कर लेते हैं ताकि सवाल बनने से ही पहले हमको वो गलती मिल जाए। यहाँ से देख लेते हैं b माइनस सी हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पर a क्यूब बचा, ये b प्लस सी, a स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये b माइनस सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से b माइनस सी को बाहर निकाले तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर से हमने इसका गुणा किया, ए क्यूब बी प्लस ए क्यूब सी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी सी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से फिर b के घातों के घटते क्रम में लिखे तो सबसे पहले आ गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये लास्ट का, उसके बाद माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसके बाद ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी सी प्लस ए क्यूब। यहाँ पर देखिए जो हमको गलती मिला, यहाँ पर ए क्यूब सी है और हमने यहाँ पर लिखा है प्लस ए स्क्वायर सी। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा ए क्यूब सी और आखिरी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर से हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पर देखिए ए क्यूब सी है तो इस ए क्यूब सी और ए स्क्वायर सी, यहाँ से हम ए स्क्वायर सी कॉमन निकाल दिए तो यहाँ से बचा ए और इधर बच गया सी। फिर चूंकि a माइनस सी है, इस a माइनस सी है, माइनस चिन्ह कॉमन निकाले हैं हम तो वो c माइनस ए में पलट गया और जो छूटा हुआ था वो a स्क्वायर सी आ गया और फिर से c माइनस ए को तीनों में से हम कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पे बच गया हमारा a स्क्वायर माइनस सी। और लास्ट में अब इसका गुणा कर दिया हम बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस ए स्क्वायर सी। दो गुणनखंड हमारे प्राप्त हो गए। अब तीसरी स्थिति आती है सी के घातों के घटते क्रम में लिखना। अभी तक के हम लोग ए के फिर बी के घातों के घटते क्रम में लिखे, या बी माइनस सी सी माइनस ए। सी के घातों के घटते क्रम में पहले हमने बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी लिख दिया और उसके पश्चात बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी, क्योंकि सी दो ही पद में है तो उन दोनों को पहले लिख लिए। वहां से बी माइनस सी माइनस ए। अब इन दोनों में से c को हम कॉमन निकाल दिए तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए बी कॉमन निकाल दिए तो b माइनस ए। यहां से b बच गया और यहां से a बच गया। ठीक इस तरीके से अब यहां से हम देखते हैं कि यहां भी b माइनस ए मिल रहा है, यहां भी b माइनस ए मिल रहा है, तो उन दोनों को हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। b माइनस सी माइनस ए और b माइनस ए, तो इस तरीके से यहाँ बच गया c b प्लस ए और प्लस ए बी। ये मिलने के पश्चात लास्ट सभी हमारे उभयनिष्ठ निकल गए। अब हमको इसको चक्रीय क्रम में लिखना है तो हम लिख लेते हैं चक्रीय क्रम में लिखने पर। चक्रीय क्रम में जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा ए ऋण बी। चूंकि यहाँ पर बी ऋण ए है, हमने ए ऋण बी लिखा तो ऋण चिन्ह बाहर निकल गया, उस ऋण चिन्ह को निकाल लिए बाहर। ए ऋण के बाद बी ऋण सी और उसके बाद सी ऋण ए
और उसके बाद में गुणा के ही रूप में है, बगल में ही लिखना है उसको। इसका हम गुणा कर देते हैं तो देखिए ये सी बी, सी ए और ए बी है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस तरीके से हमारा चक्रीय गुणनखंड प्राप्त हो जाता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें इनके सभी नियमों का ए के घातों के घटते क्रम में, बी के घातों के घटते क्रम में और सी के घातों के घटते क्रम में, तीनों के क्रम में लिखना होता है। प्लस थोड़ी सी भी असावधानी हमारे पूरे सवाल को गलत कर सकती है, जैसे कि बताते समय हमारे से ए स्क्वायर छूट गया था जो कि बीच में पता चल गया और जिसको हमने सुधार लिया। ठीक इसी प्रश्नों के समान बाकी ही प्रश्न बनेंगे, तो आप घर जाकर के बाकी प्रश्नों को बनाने की कोशिश करिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।